नमस्कार। आज आप सुनिए केशव प्रसाद मिश्र का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास कोहबर की शर्त। फिल्म नदिया के पार हम आपके हैं कौन इसी उपन्यास पर आधारित है। यह उपन्यास एक दुखांत प्रेम कथा है। चलिए प्रारंभ करती हूँ। उत्तर प्रदेश में बलिया से पूरब तीसरा स्टेशन रेवती उतरकर चलने पर लगभग 3 मील पूरब और दक्षिण के कोने पर एक गांव है बलिहार। चारों ओर 5-7 गांवों से घिरा हुआ। इन गांवों को उत्तर और पूरब से वृत्ताकार घेरती हुई रेल की पटरियां बिहार राज्य में प्रवेश करती हैं। पश्चिम दक्षिण में गंगा और सरजू की जलधाराएं हैं। दोआब में बसे हुए ये दो गांव बलिहार और चौबे छपरा इसी उपन्यास की कथा भूमि है। कचहरी से काका को 4 बजे फुर्सत मिली। 3 बजे मुकदमे की पेशी हुई। 4 बजे तक बहस। बाहर निकलते ही वकील से विदा मांगी और गाड़ी पकड़ने स्टेशन की ओर लपके। स्टेशन पहुंचते पहुंचते पसीने से नहा गए। पूरब वाली 5 बजे प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। बैठने को जगह खोजने लगे। रोज की तरह सांझ को घर लौटने वाले मुकदमेबाज और बिना टिकट चलने वाले स्कूली लड़कों से बलिया से पूरब जाने वाली यह गाड़ी खचाखच भर गई थी। सारी भीड़ 5 स्टेशनों तक की थी। पहले स्टेशन बांसडीह पर ही भर भरा उतर जाती, लेकिन काका को 3 स्टेशन रेवती तक जाना था। पूरी गाड़ी के 2 चक्कर लगाने के बाद बड़ी कठिनाई से एक डिब्बे में खड़े होने को जगह मिली। लेकिन गर्मी के मारे खड़ा रहना भी कठिन लगता। अंगोछे से हवा करते हुए चुपचाप बाहर देखते रहे। गाड़ी चली तब जान में जान आई। बांसडीह के बाद संतमवार फिर रेवती आया। काका उतरे तो दिन डूबने से अभी 1.5 घंटे की देर थी। स्टेशन से बाहर निकलते ही पूरब दक्षिण के कोन पर गढ़ सा बसा हुआ गांव बलिहार दिखाई देने लगता है। धरती के 2 ही कोस की है, लेकिन चलाती बहुत है। स्टेशन से चौबे छपरा के बीच का चौड़ा सपाट ताल जल्दी कटता ही नहीं। आजकल तो रामपुर के सामने भरी हुई नदी सोना पार करनी पड़ती है। अब नाव न मिली तो देह के सारे कपड़े सिर में लपेटकर तैरना पड़ता। अंजोर रहते अगर पहुंच गए तब भी गनीमत रहती, नहीं तो संजलौके में इस उफनती हुई नदी को देखकर हिम्मत ही छूट जाती। भादों की सांझ का कौन ठिकाना। बादल उमड़े तो पहले ही घटा घिराई। फिर काका को रात में रतौंधी होती थी। प्लेटफॉर्म पर उतरकर एड़ी के बल उचक उचक कर काका ने उतरे हुए लोगों को ध्यान से देखा, लेकिन जब गांव का कोई न दिखा तो बाहर निकलने के लिए बाहर फुर्ती से फाटक की ओर बढ़े। स्टेशन से सीमा के बाहर ढलान के नीचे महाजन की दुकान के पास पहुंचे तो उसने टोका, इधर कहाँ तिवारी जी? काका चलते चलते बोले, गांव जा रहा हूँ महाजन, रुकना नहीं होगा। आज अकेले हूँ इसीलिए तेजी है। राह तो बंद हो गई है। हैं? काका चलते चलते रुक गए। क्या कहा? इतने दिनों पर बलिया से लौटे हैं? 3 दिनों पर गया था। सुख को पेशी हुई आज सोमवार को, तभी तो मालूम नहीं। पानी तो पोखरों तक चढ़ाया। देखते नहीं सारे लोग पटरी के किनारे किनारे पुल की ओर छारा पकड़ने को बह रहे। छारा चलने लगा क्या? खूब। चारों ओर जवार में पानी भराया। अब भी छारा नहीं निकलेगा। अब तो स्टेशन आना जाना और भी आसान हो गया। पुल से 4 पैसे सवारी, यहाँ बैठकर एकदम गांव पर उतरना। हमने भी कहा कि लोग पुल की ओर क्यों बढ़ रहे हैं। 3 दिन में सरोह डूब गई तो भगवान जाने क्या होगा। कहकर काका स्टेशन की ओर वापस मुड़े।
जहाँ से पटरी के किनारे किनारे पूरब की ओर बढ़े। पुल पर पहुंचे तो केवल 2 छारा बची थी, जिनमें 10-10, 12-12 लोग बैठे थे। 3 पहले से ही भरकर आगे बढ़ गई थी। चौबेपुर, पिंटरौंटा, रामपुर, अचलगढ़, छेड़ी और अपने गांव बलिहार के चारों ओर जल ही जल दिखाई पड़ता। दूर तक फैली हुई इस अपार जल राशि को काका देखते ही रह गए। परसों आए थे तो सरेह में भदेई लहरा रही थी और आज उसका नाम निशान तक नहीं। 7-7 फीट ऊंचे जौनहरी जनेरा के पौधों की फुनगी तक नहीं दिखाई दे रही। चारों ओर गंगा का मटमैला उबलता जल हिलोरे मार रहा था। धन्य हो माता गंगा। काका ने झुककर किनारे से अंजुली भर जल लिए माथे पर चढ़ाया और डंडे के सहारे एक छारा पर चढ़ गए। छारा को पूरी सवारियां मिल गई तो एक मल्लाह अगली फेंक पर दूसरी पिछली फेंक पर बैठकर पतवार चलाने लगे। छप छप करता हुआ छारा मटमैले जल पर बढ़ चला। बड़ी आस थी कि युग युग का संकट अब दूर हुआ। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हुए काका बोले, कैसे तिवारी जी? सामने बैठे पटवारी शिवपाल कलाल ने पूछा। बांध बन जाने से आस थी कि इस साल पानी नहीं चढ़ेगा। हाँ, सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके यह बांध तो बनवाया, लेकिन पानी के वेग को भला ऐसे बांधा क्या जा सकता है? पानी ने धक्का मारा। तेलिया नाला के पास बांध दरक गया और देखते देखते सरेहों में लबालब पानी। अपार जल पर पतवारों की छप छप के साथ पानी काटता हुआ छारा आगे बढ़ रहा था। रेवती से आगे गोलाई में घूमी हुई रेलवे लाइन के चारों ओर जहाँ तक आंखें देख सकती थी जल ही जल दिखाई पड़ता। 84 की जनेरा जौनहरी की कचोह फसलें फुनगियों तक डूब गई थी। बस खेतों में जहाँ तक खड़े बबूल के पेड़ ही दिखाई पड़ते। चौबे छपरा पहले पड़ता था। किनारे से सटकर मल्लाहों ने छारा लगाया। 5-7 आदमी उतर गए तो मल्लाहों ने बाकी लोगों को इधर उधर सरक कर बैठने को कहा कि आगे पीछे और बीच का भार बराबर हो जाए। भार बराबर करके जब छारा आगे बढ़ा तो पीताम्बर लाल बोले, हमको तो पियरौटा उतारते चलना भाई। वाह, छारा पर सवारियां बैठी हैं। दक्षिण के लिए छारा जाए पश्चिम की ओर। काका बोल पड़े, चुप रहिए आप, मैं मल्लाहों से कहता हूँ। चोप चोप करोगे तो आकर पानी में उलट दूंगा। मल्लाह जैसे इनके बाप के नौकर हैं। हमने खेवाई नहीं दिया है क्या? खेवाई दिया है रामपुर में उतरने की। वहाँ से पैदल पियरौटा चले जाइए। अगर हम पैदल चलने लायक ना हो तब बलिया से 3 पहिवा संग में ले आए होते। मुंशी पीताम्बरलाल गुस्से से लाल हो गए। देख लीजिए आप लोग कैसी बोली बोल रहे हैं ये बलिहार के तिवारी। काका हंसने लगे। दिन पहिवा नाम खराब लगता है तो अलग एक छारा पियरौटा के लिए किए होते। कौन कहे पैसे की कमी है? कानून गोई में अफराद की रकम तो काटे हो। छारा पिंपरा बाबा के पास पहुंच रहा था। नदी में झुकी हुई लंबी टेढ़ी डाल को पानी छू रहा था। काका के मुंह से अचानक निकल गया, बाप रे, 3 दिनों में पानी इतना बढ़ गया। बलिहार आ गया। हिसाब से मल्लाहों ने किनारे वाले पीपल के पेड़ की छोरों से छारा सटा दिया। पीताम्बर लाल की बगल से काका उतरकर बोले, कहा सुनी क्षमा करना मुंशी पीताम्बर लाल। पीताम्बर लाल और भी चिढ़ गए। पीपल की सोरों से पतवारों को टेक दे मल्लाह ने छारा का मुंह मोड़ लिया। छारा आगे की ओर बढ़ गया। ऊपर चंदन खड़ा था। काका ने टिकरी वाली गमछी उसे पकड़ा दी। आगे आगे चंदन, पीछे पीछे काका अपने घर के लिए चल पड़े। काका निकसार में ताला डालकर जैसे ही खंड के लिए मुड़े कि सामने से आती हुई नेऊर हजाम की औरत दिख गई। वह रुक गई। बड़ी थाली को अंगोछे से तोप कंधे पर टिकाए नाउन काका के पास पहुंची तो बोली, का है ठकुराइन? है का?
ठकुराइन चुन्हा के नखरे से बोली, है का। काका को मौका मिल गया। आज तो लहरदार टिकुली साट के निकली हो। काका चुप हो मुस्कुराने लगे, लेकिन नाउन भी एक तेज थी। भीतर से खुश हो लेकिन ऊपर से बिगड़कर बोली, तो का तुम पर साटी है। काका हंसने लगे। हम पर भी साट लेती तो हमारी किस्मत बन जाती। 20 साल से टुकुर टुकुर ताक रहा हूँ यह तीसी फूल की चुनरी। बाप रे बाप, जैसे तुम ही तो खरीद के दिए हो। अरे एक बार इशारा कर देती तो तीसी फूल की जगह बनारसी साड़ी होती ठकराइन। परगसिया मलहिन तो बनारसी साड़ी पहन पहन के मर गई। कहाँ परगसिया, कहाँ तुम। राम राम, तुमने भी किसका नाम लिया। हमारे लिए हमारा भतार है, 40 के रंडुआ, कुछ तो शर्म हया करो। कौन कहे कि तुम भी बार बिटिया हो। नाती पोतों से घर भरा है। सिंगार पटार देखो तो जवान पोतों से भी बढ़कर। घर से निकल के सबका सिंगार पटार ही निहारते चलते हो। लो अपने घर का बयाना। नाउन तुनक कर बोली, अपने घर का बयाना लो। बाप रे बाप, इस उम्री में भी हाव भाव जस का तस है। आगे जवाब देने के लिए नाउन रुकी नहीं। काका के हाथों में बयाना पटक कर झेपती हुई नाउन आगे बढ़ गई। काका खंड चले आए। लगभग 12 बज रहे थे। आकर कुबेर के खंड में बैठ गए। खंड में लोगों की बातचीत से जाना कि दूबे छपरा के सहुआ की बेटी के ब्याह में नाच और नौटंकी दोनों आई हैं, तो मन में गुदगुदी होने लगी। तभी बगल में बैठे बचनवा ने काका के कान में चुपके से कह दिया कि नाच देखने के लिए आज रात रघुनाथ की नाव खुलेगी। तो उनके मन में हिलोरे उठने लगे, लेकिन ठीक ठाक पता कैसे लगे। काका बेचैन हो उठे। पदुम तो पूछने पर दिल लगी करने लगता है। आज तक शायद ही किसी बात का सीधा जवाब दिया हो। काका जानते थे रघुनाथ की नाव खुली तो दल के पदुम, कृपाल, अनिरुद्ध और सुमेसर चारों के चारों गोल बांधेंगे। काका थोड़ी देर तक बैठे रहे, पर रहा न गया तो बारी राम, कृपाल, अनिरुद्ध और पदुम के खंड में चक्कर काट आए। कृपाल के पेट में दर्द था। पदुम के बैल का सींग टूट गया था। दूसरे गांव दवाई अभियान जा रहा था। अनिरुद्ध ने कहा कि उसके पैर में मोच आ गई है। सहुआ के घर नौटंकी आए चाहे, बायोस्कोप कौन देखने जाए। काका निराश होने वाले जीव न थे। रघुनाथ की पलानी में पहुंच तो गई। पलानी के आगे नीम तले रघुनाथ के बाप मालिकार बैठे थे। स्पष्ट वक्ता होने के कारण दूसरे के मुंह पर ही बात मार देते। पद में काका के बड़े भाई लगते थे, इसीलिए काका उनके सामने जाने में प्रायः कतराते। लेकिन नाच देखने की झोंक में वह सब कुछ भूल गए। काका को देखते ही मलिकार बोले, किधर से कुलबोरन। बिना सोचे समझे काका ने जवाब दिया, सरेह घूम के। भादों की बाढ़ में सरेह घूम के कि नाच के चक्कर में निकले हो। हमको तो रतौंधी होती है मालिकार, नाच से हमें क्या मतलब। 55 का मैं हुआ, लेकिन सहलोके में अभी सुई में डोरा डाल दूं और तुमको 40 में ही रतौंधी होने लगी। वाह हरे कृपा निधान। नाच का नाम सुना कि बलैया, आगे नाथ ना पीछे पगहा। अब तो छोड़ो धर्मावतार, खंड द्वार पर बैठने की अवस्था हुई, मिजाज नवाही से भी बढ़कर। क्या देखे हो मालिकार जो ऐसे बोलते हो। मालिकार हंसने लगे। लंगोटी पहनते थे तब से तुमको देख रहा हूँ, हम ही से पूछते हो कि क्या देखे हो। 16 साल का भतीजा ओंकार घर में कुंवारा पड़ा है, यह नहीं होता कि घेर घार कर उसका ब्याह कर ले। आज यहाँ कई गौनाई, कल दत्त तेरे की। क्षण भर इनके खंड में कोई आया नहीं कि लगे उपदेश छांटने। काका कुछ नाराज होते हुए बोले, लो चले तुम्हारे खंड से। कोई पास आया नहीं कि लगे जहर उगलने। खंड के ऊंचे चबूतरे पर से काका नीचे उतर ही रहे थे
कि घर से बैलों का दाना भूसी लेकर मालीकार के लड़के रघुनाथ आ गए। आंख नीची कर सामने बंधे बैलों को दाना चलाने लगे। दाना देख बैलों की घंटियां टुनटुनाई तो लोटा उठाकर मैदान जाते कार बोले, लो आ गए बबुआ जी, बतिया के तय तपाड़ कर लो, मैं तो काम से चला। मलिकार को जाते देख काका रुक गए, लेकिन रघुनाथ भी गुमसुम रहे। बात खुली नहीं तो काका फिर अपने खंड में चुपचाप लौट आए और ओंकार को माल गोरुओं को जल्दी जल्दी खिला पिलाकर चरण से हटा देने की सलाह दी। पितिया होते हुए भी अपने इस स्वभाव के कारण काका अपने भतीजे ओंकार से दबते थे। बैलों की नांद में भूसा डालते हुए ओंकार ने बोली फेंकी, आज बड़ी जल्दी मची है काका, कहीं का पयात है क्या? जल्दी क्या, बाढ़ बूढ़े का दिन, अनहार होने पर मस माछी के मारे गोरू खाते नहीं। एक दिन जरा जल्दी क्या कह दिया तो पूछता है, कहीं का पयात है क्या? हो भी तो मानुस तन है, जानवर तो नहीं। अपने खंड से अनिरुद्ध सब सुन रहा था, वहीं से चिल्लाया, बड़े भाग मानुस तन पावा, कटे ना आज रात भर नौटंकी। अच्छा बरमेसर के बेटा, गौछी खेत कोड़ाल की माल गुजारी तो बाप ने टिकरी में झोंक दिया। अब पितिया से पिहुरी तुम ना करोगे तो कौन करेगा? अनिरुद्ध चुप लगा गया। थोड़ी देर के बाद काका ने बंसवार में से खरपतवार बीनकर गोरुओं पर लगने वाली मक्खियों और मच्छर भगाने के लिए धुआं कर दिया। उसके बाद घर चले गए और वहां से बना खाकर दिया बत्ती जलते जलते रघुनाथ के खंड की ओर बढ़े। फेर में थे कि मालीकार के रहते नाच देखने चलने की बातचीत कैसे होगी, किंतु पहुंचने पर जाना कि वह सांझ की गाड़ी पकड़ने को स्टेशन चले गए तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। भीतर से प्रसन्न किंतु ऊपर से चुप। काका रघुनाथ के खंड के आगे नीम तले पड़ी हुई चौकी पर चुपचाप जा बैठे। उधर गोल में राय हो रही थी कि काका को आज छोड़ दिया जाए। मलिकार मुकदमे के लिए बलिया चले गए। अगल बगल के नवही नाच देखने जाएंगे ही, खंड सूना पड़ जाएगा, रात में कोई अगोरने वाला भी तो रहना चाहिए। रघुनाथ घर से खाकर लौटे तो देखा काका जमे हैं। वह कुछ नहीं बोले और बैलों को चरण से हटाकर पालनी में बांधने लगे। तभी रघुनाथ के संगी राम कृपाल को काका पहचान तो ना सके, लेकिन बोली से चीन कर बोले, कहाँ यारो, आज कहाँ की तैयारी है? राम कृपाल कुड़कर बोले, काम ना धाम, बस दिन रात नौटंकी, नाच देखने चलना हो तो आज अपनी नाव ले चलो। काका चुप रहे। बस। राम कृपाल फिर बोला, दूसरे के ही कंधे पर बंदूक रखकर फैर करना जानते हो? अपनी नाव खोलने को कहा तो बोली बंद हो गई। साझे की नाव है बेटा, अबगा की नहीं है, जब चाह खोल दो। साझे की तो तुम्हारा भी तो हिस्सा है। नाच देखने का मन हो तो आज अपनी डोंगी ले चलो। सब दिन तो रघुनाथ की नाव पर झिलहिर काटते हो, एक रात अपनी ही रहेगी तो क्या कम मजा मिलेगा? काका फिर भी चुप रहे तो राम कृपाल बोला, चलना हो तो जल्दी बोलो, नहीं तो हम लोग चलें। काका फेर में पड़ गए। बचाव का और कोई उपाय न सोचा तो बोले, अच्छा जाओ खोल लाओ, लेकिन ओंकार को पता न चले, नहीं तो सवेरे आफत कर देगा। खोल क्यों लावे, सब लोग आगे पिपरा बाबा के पास चढ़ जाना। राम कृपाल नाव खोलने चला। बाकी सब लोग पिपरा बाबा की ओर बढ़े। रतौंधी के कारण रात में काका को पूरी तरह दिखता नहीं था, इसीलिए पिपरा बाबा के पास करीब 10 आदमी जुट गए, जिनमें ओंकार भी था। दूबे छपरा और बलिहार के बीच की दूरी पैदल चलने पर लगभग 2 मील की है, पर बाढ़ के दिनों में नाव से आने जाने के कारण राह सीधी हो जाती है, जिससे दूरी तो कम हो ही जाती है, पर समय अधिक लगता है। बाढ़ के दिनों में बलिहार के चारों ओर 3-4 कोस में पानी फैल जाता है और इस हद के सारे गांव बीच में जैसे नदी के द्वीप बन जाते। सारी फसल पानी में बह जाती, मवेशी चारा के लिए तड़प जाते, लोगों में त्राही त्राही मच जाती, किंतु गांव के चारों ओर
बाढ़ का ठहरा हुआ जल महीने डेढ़ महीने तक लोगों को नाव में विहार करने का एक अद्भुत सुख देता। दिन में लोग छोटी छोटी डोंगियों में इधर उधर आते जाते, क्योंकि आने जाने का साधन सिर्फ ये डोंगियां ही रह जाती। किंतु इस फैले जल पर डोंगियों में रात में घूमने का सुख झिलहिर बाढ़ की और परेशानियां कम से कम रात भर के लिए तो भुला ही देता। चांदनी रात में छोटी छोटी डोंगियों में ढोलक और हारमोनियम के साथ गांव के नौजवानों का दल जब झिलहिर को निहारता तो दृश्य देखते ही बनता था। रात के लगभग 8 बजे नाच देखने वालों से भरी हुई बलिहार की डोंगी दूबे छपरा की ओर बढ़ी। पारी पारी सभी डोंगी खेते जा रहे थे। मील भर पहले से ही बारात के बड़े तंबू में जलते हुए दर्जनों पेट्रोमैक्सों की रोशनी डोंगियों में भरे हुए नच देखाओं के मन में अपार उत्सुकता भर रही। पास पहुंचे तो देखा 2 बड़े बड़े तंबू नच देखाओं से खचाखच भरे थे। नाव पास की बंसवारी में बांध दी गई, जिसको जहां जगह मिली भीड़ में बैठ गया, लेकिन रघुनाथ काका के साथ बैठे। पैर तले डंडा दबाकर काका बैठे, पीछे रघुनाथ। सामने मंच पर पर्दा अभी उठा नहीं था, इसीलिए लोगों में कुछ बेचैनी सी थी। सहुआ की बेटी की बारात में 3 चीज, नौटंकी, नाच और ठेतर, रात भर की मौज। ऐसा मौका जवार में कहाँ मिलता। एकाएक पटाखा छूटा और धड़ाके की आवाज़ के साथ सामने का पर्दा उठा। नौटंकी शुरू हुई। ठाकुर की जवान बेटी ब्राह्मण के लड़के के साथ भागने की जिद कर रही। लड़का बार बार इनकार कर देता। अंत में जब लड़की ने कोई और उपाय नहीं देखा तो कहने लगी यदि वह उसे भगाकर नहीं ले जाएगा तो हल्ला मचाकर वह अपने घर वालों को बुलाकर उसकी दुर्गति करा देगी। सामने मंच पर ब्राह्मण का लड़का पशुपेश में पड़ा हुआ, लड़की अपने भयंकर रूप में खड़ी लड़के के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही। काका, रघुनाथ पीछे से बोले। का है रे, देख रहे हो कि नहीं? देख रहा हूँ बेटा, कैसा कलिकाल लगा है, धर्म का नाश हो गया। वाह रे तिरिया चरित्र। मंच पर लड़का ठाकुर की बेटी को पद में उतरने देने लगा। काका दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को बगल से घेरकर नौटंकी देखने में जुटे। लगभग 2 घंटे के बाद रघुनाथ चुपके से उठे और डोंगी को हटाकर दूसरी बंसवारी में बांधकर फिर अपनी जगह पर आकर बैठ गए। काका नाच देखने में वैसे ही तन्मय थे। थोड़ी देर के बाद काका की देह में नीचे से रह रहकर रघुनाथ चिकोटी काटने लगा। 2-3 बार तो काका ने समझा कि नीचे से कोई चीज़ गड़ रही, इसीलिए हाथ से आगे पीछे की देह नीचे से झाड़ देते। थोड़ी देर बाद रघुनाथ ने फिर से चिकोटी काटी तो इस बार कुछ क्रोध में घूमकर काका ने पीछे की ओर देखा और रघुनाथ ने पूछा, क्या है? मालूम नहीं, पीछे से कोई खोद रहा है। लोग नाच देखने आए हैं कि तुमको खोदने? जहाँ जाते हो वहाँ खड़मंडल डाल देते हो। चुपचाप अपनी जगह पर बैठो। काका फिर मंच की ओर देखने लगे। रघुनाथ ने फिर वही हरकत की। काका ने आव देखा न ताव पैर के नीचे दबाया हुआ डंडा निकाला और बिजली की तरह घूमकर अपने पीछे के लोगों पर 2-1 बार बरसा दिया। किसी के कंधे, किसी की कनपट्टी, किसी के सिर पर चोट लगी। क्रोध में लोग एकाएक खड़े हो गए। गाली गलौज और बैठो बैठो की आवाज़ें आने लगी। कौन बैठता है? तंबू में हुड़दंग मच गया। रघुनाथ ने काका की बाह पकड़ी और फुर्ती से तंबू के बाहर खींच लाए। पीछे बैठे हुए लोग आगे के खड़े हुए लोगों से बैठ जाने के लिए चिल्लाने लगे। झगड़ा दूसरे लोगों में बढ़ने लगा। नाटक बंद हो गया। 10-15 मिनट बाद लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। रात के लगभग 2 बज रहे थे, किंतु ललचाई आंखों से काका मुड़ मुड़कर तंबुओं की ओर देख रहे। रघुनाथ उन्हें गांव चलने को विवश कर रहे थे। रहा न गया तो काका बोले, थोड़ी देर और देखा जाए यार। रात भर नाच देखो, उधर नाव कोई खोल ले गया तो माला जपोगे।
और काका की बाह पकड़कर बंसवारी की ओर खींचते हुए रघुनाथ बोले, चलो झटपट निकला जाए, नहीं तो गांव के लोग डोंगी पर लद जाएंगे। बेबसी में काका वापस चले। नाव पर आए हुए बाकी लोग अपनी जगह से ही काका और रघुनाथ को ताड़ रहे थे। नाव की ओर इन्हें बढ़ते देख तंबू में से उठकर वे लोग भी पीछे पीछे चले। पहली बार जहां नाव बंधी थी वहां पहुंचने पर नाव नहीं मिली तो काका के प्राण सूख गए। नाव कहाँ है? रघुनाथ ने ताना मारा। जाओ खूब नाच देखो। आखिर गई कहाँ? यहीं तो बांधकर हम लोग गए थे। ढूंढो यार ढूंढो, कोई सुई डोरा है जो नहीं मिलेगा। देखो रस्सी टूटकर अगल बगल बह तो नहीं रही। रघुनाथ कृत्रिम ढंग से बिगड़े। तुम्हारी 4 आंखें हैं तो ढूंढो। काका को पसीना छूटने लगा। डर के मारे कांपते हुए बोले, अब क्या होगा रघुनाथ? रघुनाथ क्या बतावे, अकेले वही तो चढ़ के आए नहीं थे। और लोगों से क्यों नहीं कहते हो? 4-5 मिनट वैसे ही खड़े रहने पर काका सिर पकड़कर बैठ गए। गोल के बाकी लोग अंगोछे से मुंह तोपकर हंस रहे थे। नाव अगर ना मिली तो सुन लो रघुनाथ, गले में अंगोछा कस के प्राण दे दूंगा। नाच देखने तुम आए, प्राण दोगे रघुनाथ पर? नाव ना मिली तो क्या होगा? बगल में खड़े बिहारी ने बात कसी। रघुनाथ ने बिहारी को इशारा किया और बिहारी बगल की बंसवारी में बंधी नाव थोड़ी देर में खोल लाया। आते ही काका से बोला, बाप रे बाप, ना जाने कितनी दूर नाव बह गई थी। लो नाव, चढ़ाते समय नाक नुकुर करते हो लेकिन मौके पर बिहारी ही काम आते हैं। काका की देह में जैसे जान आ गई। काका नाव पर बैठे, उनके पीछे 10-12 लोग भर भरा कर चढ़े। नाव बलिहार की ओर मुड़ी। बाढ़ के ठहरे जल पर चांदनी का चंदोवा तना था। नाव तेज चाल से बह रही थी क्योंकि सब घर पहुंचकर सोना चाहते थे, इसीलिए लग्गी तेजी से मार रहे थे। 2-2, 3-3 कोस की दूरी पर चारों ओर स्थित गांवों के बीच खेतों में बाढ़ का फैला हुआ जल एक बड़ी सी झील की तरह लग रहा था। शांत निशब्द सफेद रात, हल्की हल्की पछुआ। काका को नींद आने लगी। आप सुन रहे थे केशव प्रसाद मिश्र का उपन्यास कोहबर की शर्त, भाग 1। अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।